बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जज अरशद मलिक साहब को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। जज अरशद मलिक साहब वही जज जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनको सज़ा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उनकी जो वीडियो स्कैंडल सामने आया उसके बाद, और आज उनको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। जज अरशद मलिक ने 4 दिसंबर 2018 को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जबकि एक और रेफरेंस जो कि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट का था, उससे मुतल्लिक वो जो रेफरेंस था उसमें उनको बरी कर दिया था। 6 जुलाई 2019 को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक का एक वीडियो स्कैंडल सामने आया था, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ओहदे से हटा दिया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट लाहौर में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि OSD तैनात कर दिया था और मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया था। 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान उन्होंने ये अरशद मलिक साहब की एक मुबैना खुफिया वीडियो जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चलाई थी, और उसमें ये दिखाया गया था कि जो जज अरशद मलिक हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन नासिर भट्ट से मुलाकात कर रहे हैं। उस दौरान ये जो नवाज शरीफ साहब का नैब का रेफरेंस था उस हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और वो उनका ज़मीर जो है वो उनको मलामत करता है, रात को उनको डरावने ख्वाब आते हैं, और किसी तरीके से भी ये बात जो है वो नवाज शरीफ साहब तक बहरहाल पहुंचा दें कि वो बड़े शर्मिंदा हैं और उनका ज़मीर बड़ा मलामत कर रहा है। लेकिन फिर अरशद मलिक साहब को वीडियो के अंदर ये एतराफ़ करते हुए भी दिखाया गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में दबाव में और ब्लैकमेल होकर सज़ा सुनाई और नवाज शरीफ के खिलाफ कोई भी शवाहिद या सबूत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखा कि जब ये वीडियो सामने आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चल गई, तो जज अरशद मलिक साहब ने जितने भी उन पे इल्ज़ामात लगे थे उनको मुस्तरद कर दिया। एक प्रेस रिलीज़ उनकी जानिब से हमारे सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि ये तमाम बातें जो वीडियो के अंदर चलाई गई हैं ये झूठी हैं, मफरूज़ों पर मबनी हैं और इनका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। मेरे ख़ानदान को और मुझे जो है वो मुल्ज़िम साबित करने की इसमें कोशिश की गई है, हमारी साख जो है वो मुतासिर करने की कोशिश की गई है। उसके बाद फिर उस वक्त के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई। ये सारा मामला चीफ जस्टिस साहब तक भी पहुंचा। 12 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अरशद मलिक को उनके ओहदे से हटाने का फ़ैसला किया था और ख़त लिखा था, जिस पर वजारत कानून ने एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज, आपको याद होगा कि उस टाइम पर बड़ी मशहूर जब ये केसेस चल रहे थे कि एहतसाब अदालत नंबर 1 थी एक और 2 थी। एक जज साहब जो थे वो मोहम्मद बशीर साहब थे, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब के वकला गए और उन्होंने ये मामला जो है ये इस्तदा की कि ये ट्रांसफ़र कर दिया जाए दूसरी अदालत के अंदर, जिसके जज ये जज थे अरशद मलिक साहब थे। इनको लॉ डिवीज़न में रिपोर्ट करने का कहा गया, काम करने से रोक दिया गया। फिर उसके बाद जज अरशद मलिक ने यह दावा भी किया कि जो नून लीग के मुख्तलिफ कारकुन हैं, मुख्तलिफ उनके नुमाइंदे हैं, वो उन्हें अल अज़ीज़िया में और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला देने पर मजबूर करने के लिए रिश्वत की पेशकश करते रहे, संगीन नताइज की उनको धमकियाँ देते रहे और मुझे ओहदे से इस्तीफ़ा देने के लिए भी मजबूर करते रहे। और उस टाइम पर उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी हुसैन नवाज से मुलाकात हुई सऊदी अरेबिया में, गालिबन मदीना में, जहाँ पे उन्होंने 50 करोड़ रिश्वत देने की इनको ऑफ़र भी की थी, पेशकश की थी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में इन्होंने अदालत के अंदर बताई, जो उनका बयान हल्फी एफिडेविट जो है इनकी जानिब से जमा किया गया। लेकिन बहरहाल आज इंक्वायरी के बाद ये मामला इस सूरत में सामने आया है कि उनको मुलाजमत से ही बरतरफ कर दिया गया है। अब अगर इस फैसले को भी देखें जो आज हुआ है, तो दोनों जानिब से, चाहे वो हुकूमती जमात हो, PTI हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ऐसे लगता है कि ये फ़ैसला भी शायद अभी तक उन फैसलों की तर्जुमानी कर रहा है या उन फैसलों की तरह है जिसमें दोनों फरीक जो हैं वो मिठाइयाँ खा लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जिस किस्म के ट्वीट्स हमारे सामने आए, मरियम
नसीम बीबी की जानिब से और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से उन्होंने कहा कि बड़ी फ़तह है हमारे लिए, सच की फ़तह है, झूठ जो है वो आज हार गया है। और ये भी कहा कि इंसाफ कभी अधूरा नहीं होता। आज जिस जज को फारिग किया है उनके जो बदउनवान फ़ैसले हैं उनको भी ख़त्म किया जाए, कलअदम करार दिया जाए। दूसरी तरफ जो हुकूमती मौक़िफ़ मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब का अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि जी जज अरशद मलिक ब्लैकमेल केस के 2 किरदार में से एक अरशद मलिक खुद बरतरफ होंगे और इस खेल का दूसरा किरदार मरियम सफदर है जिसने जज की नाजेबा वीडियो इस्तेमाल करके अपील पर असरअंदाज होने की कोशिश की। और ये भी कि अभी सज़ा होना बाकी है। वैसे याद रहे कि अरशद मलिक की तैनाती जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी ने की थी। तो दोनों तरफ का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा, लेकिन असल सवाल ये है कि जहाँ से भी जिस भी फरीक की तरफ से जिस भी इसमें जो हमारे सामने नाम आए, बहुत सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान के भी नाम लिए गए। फिर ये कहा गया कि जज साहब की वीडियो दिखा के शायद मरियम साहिबा ने उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब तक इंतज़ामी तौर पर ऐसे फ़ैसले नहीं किए जाते जिनको हम जुडिशल रिफॉर्म्स कह लें या कोई और नाम दे लें, कि बाकायदा तौर पर हमेशा के लिए पाकिस्तान की जुडिशरी से, अदलिया से ऐसे किरदार जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव या ब्लैक मेलिंग के ज़रिए फ़ैसले करते हैं। माजी में भी इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। जो मशहूर मलिक क़य्यूम साहब का जब जिक्र किया जाता है, उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, उनके हवाले से बहुत सारे जो फ़ैसले उन्होंने अंडर प्रेशर किए। आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए अंतलीब अब्बास साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ज़रा इस पर आपका मौक़िफ़। ज़ाहिर है आप लोग कह रहे हैं कि आज बड़ा ज़बरदस्त दिन है और जज साहब को फारिग करके आप लोगों की फ़तह हो गई है और झूठ जो है वो हार गया है। लेकिन अगर दोनों तरफ से देखा जाए, असल मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जब बात करती है तो वो यही कहती है कि जी मरियम साहिबा उनको दबाव में लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस भी तरफ से दबाव आ रहा है, आपको लगता है कि आज के फैसले ने कहीं ना कहीं वो सिमत का तयन किया है कि अदालत के अंदर ऐसे किरदारों का सफाया हो सके? बहुत शुक्रिया था कि हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि सच लोगों को पता चलना चाहिए। आज सच की फतह हुई। ये जज साहब उस वक्त तक खामोश रहे जब तक इनकी वीडियो सामने नहीं आई है। अगर ये वीडियो से पहले जब इन जज साहब से जो इनका क्लेम था अगर सच भी मान लिया जाए तो ये अदालत हाई कोर्ट के नीचे काम कर रही थी। हाई कोर्ट का और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के दरमियान 2 मिनट का रास्ता था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन केसेस को मॉनिटर कर रहे थे और उनके नीचे ये बैठे हुए थे जज साहब। ये जाके क्लेम करते, ये जाके बताते, ये जाके कहते कि फलां आदमी ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की है, मुझे लालच देने की कोशिश की है, मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। तो फिर तो इनकी बात में कुछ सच्चाई हो सकती थी, लेकिन कोई सच मान सकता था। लेकिन जब इनकी वीडियो सामने आ गई है, इनके सारे कारनामे सामने आ गए हैं, ये खुद माफी मांगने तो सामने आ गए हैं, ये खुद इन्होंने कहा, खुद कन्फेस किया है कि मुझे जिंदगी में अफसोस है कि मेरे ऊपर दबाव डाल के मुझे फैसला किया गया है और मुझे मेरी जमीन पर यह बड़ा बोझ है। ये बातें जब उसकी समझियों पर आ गई, उसके बाद अगर उसके असल में कोई वो जवाब दीजिए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। समझती है सारे कौन समझती है, सारी दुनिया समझती है। हम कह रहे थे कि हमारा जज साहब से कोई बात नहीं है, जज साहब ने सच्चाई बताई है। इसके पहले भी यहाँ सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने सच्ची बातें की थी जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने भी कुछ बातें की। लेकिन इन जज साहब ने तो क्योंकि सजा दी, उन्होंने कहा है कि मुझसे सजा दिलवाई गई है, मैं सजा नहीं देना चाहता था, वो बेगुनाह थे, इन केसेस में कोई जान नहीं है, मेरा ज़मीर मुतमिन नहीं है। हम कह रहे थे कि अगर एक जज साहब अपनी नौकरी के दौरान, ये नहीं था कि रिटायर हो गए, ये जो आप कह रहे हैं, ये उस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली वो यही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी मुझे रात को डरावने ख्वाब आते हैं, मेरा ज़मीर मलामत करता है, किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को बता दें कि बड़ी ज्यादती उनके साथ हो गई है, मेरे पे बड़ा दबाव था, मुझे ब्लैकमेल करके फैसला लिया गया। ऑन दी अदर हैंड जो उनका एफिडेविट अदालत में जमा होता है, जो बयान हल्फी उनकी तरफ से जमा कराया जाता है, उसमें वो कहते हैं कि जी हुसैन नवाज ने मेरे से सऊदी अरब में मुलाकात की, मुझे 50 करोड़
करोड़ की रिश्वत ऑफर की और जो है वो प्रेशर उनकी तरफ से मुझे आता रहा। बादजा उन्होंने मुझे इस्तीफ़ा देने के लिए भी मजबूर किया। मैं इरफान कादिर साहब आपका इस पर ज़रा मौक़िफ़ जानना चाहूँगी। आज क्योंकि बड़ी बहस और ऑब्वियसली जो रिएक्शन आ रहा है ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से वो यही आ रहा है कि एक जज अगर फारिग हो गया तो ये साबित हो गया कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था, जिसने दबाव के तहत फ़ैसला किया तो उसका जो फैसला है वो भी कलअदम होना चाहिए। तो इस पे उनके किए गए फैसलों का उनकी बरतरफी का क्या असर पड़ता है? क्या सज़ा कलअदम होगी, केस रिमांड होगा, क्या होगा? ये आप देखिएगा कि इस पे उन्होंने तो बहुत से फैसले किए हैं, लेकिन ये जो वीडियो के जो इश्यूज जो बाहर आए हैं, सामने आए हैं, वो इसी पर्टिकुलर मियां नवाज शरीफ के केस की निस्बत से सामने आए हैं। और जो वीडियोस हैं उनको जज साहब ने दोनों वीडियोस को कम्प्लीटली डिनाई नहीं किया, एक्सेप्ट कि उन्होंने जो सेकंड वीडियो है उसमें ये कहने की कोशिश की है कि कुछ ऑडियो जो था वो सुपर इम्पोज किया गया और वीडियो जो थी वो ठीक थी, लेकिन ऑडियो जो था उसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया गया और फिर इसी तरह सब टाइटल्स जो थे वो चला दिए गए और वो सारों को बना के, तो वो उन्होंने उसको डिनाई बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उनका एक अपना वर्शन है। बहर कैफ अगर हम दोनों वर्शन सामने रख लें तो ये मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो सारी चीज़ है ये अब डेफिनेटली पोल्यूट हो गई है, क्योंकि अगर वो इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेंटेन करता है तो कम से कम इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। और वैसे इस सारे केस में इतने सुकम है कि अगर हम पीटीआई की जो ओरिजिनल पिटीशन है उसको सामने रखें तो उसमें जो प्रेयर की गई है वो तो ये की गई है कि कानून के मुताबिक नैब जो है ये सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करे और फिर उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा प्रोसीजर जो है उसको सरकमवेंट करते हुए खुद ही ऑर्डर दे दिया है कि ये 3 रेफरेंसेस फाइल कर दें। अब अगर ये अरशद मलिक साहब की वीडियो ना भी होती तो ये केस जिस तरफ जा रहा था वो तो एक्विटल की तरफ जा रहा था, क्योंकि 3 रेफरेंसेस एक मैटर में आर्टिकल 13 के तहत फाइल हो ही नहीं सकते। आइन में लिखा हुआ है नो वन इज टू बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स, मैं कई दफा ये कह चुका हूं और बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने कहा कि एसेट बियॉन्ड नोन सोर्स का एक ऑफेंस बनता है। हाँ, आपके पास एक एसेट हो बियॉन्ड नोन सोर्स, 2 हो, 10 हो, 100 हो, ये नहीं है कि अगर 100 होंगे तो फिर आपके खिलाफ 100 ट्रायल होंगे। ट्रायल एक ही होगा और हमेशा होता भी ऐसा ही है। नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का मामला है वो तो एक अलग है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। ये वाला अल-अज़ीज़िया रेफरेंस वाला है जिसमें उनको सजा हुई, जेल टाइम की हुई। ये अब आपको आपने जिस तरह कहा कि मुतनाज़ा तो ऑब्वियसली बन ही गया है अगर ये वीडियो ना भी होती तो भी, बट आज के फैसले के बाद, जज की बरतरफी के बाद, ये मामला आपको लग रहा है कि ये सजा जो है ये कलअदम होने की तरफ जा सकती है? जी बिल्कुल, ये सजा मैंने तो तकरीबन साल पहले कह दिया था कि ये सजा कलअदम हो जाएगी। अब रहा उनकी नाअहली का मसला, तो ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की इतनी चपकलिश थी, इतनी लड़ाई थी कि ये एक दूसरे को नाअहल कराने के दरपे हो गए थे। और मैं तब भी कह रहा था, मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूं ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। तो अब मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी तो इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पीटीआई को भी फॉर द फ्यूचर मेरा ख्याल है कि अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसी जमहूरियत आए जहाँ पे कि अदलिया जो है वो जमहूरियत में उखाड़ पिछाड़ ना कर सके, तो फिर ये जरूरी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो फिर जरूरी है कि पीटीआई भी इस मामले में इकट्ठी हो रही है। मैं पीटीआई से पूछ लेती हूँ, अंदलीब अब्बास साहिबा, आपका मौक़िफ़ इस पे, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जी अंदलीब अब्बास साहिबा, आज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी आज सच की जो है वो फतह का दिन है, दागदार जज के दागदार फैसलों को भी फाड़ के फेंका जाए, ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं, जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है और जो डिमांड बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से कि उस फैसले को, वो सज़ा जो थी उसको कलअदम करार दिया जाए, आपको लगता है कि आज के इस फैसले के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ का एक स्टांस था वो विंडिकेट हुआ है, उनकी पोजीशन जो है वो आज दुरुस्त साबित हुई है? सादिया शुक्रिया। मैं तो स्टांस का सोच रही, कौन सा स्टांस, क्योंकि मुझे तो थोड़ी सी तारीख याद आ रही है। आपको याद होगा कि इन्होंने भंगड़े डाले और मिठाइयाँ खाई जब वो आसिफ खोसा साहब का आया डिसीजन शुरू वाला पहला वाला, तो इन्होंने कहा जी विक्ट्री है, हम जीत गए और ये और वो।
और उसके बाद जो इनके साथ हुआ वो सब जानते हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्रीमैच्योर इनका रिएक्शन होता है। पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला है इसके अंदर हम भी तो कहते हैं कि जी फ्लैगशिप वाला फैसला जो है वो तो शट एंड कट वाला था, वो भी नवाज शरीफ के खिलाफ होना चाहिए था। और इन्होंने जो अपना इकबालिया बयान इतराफ़ी दिया है उसमें उन्होंने एडमिट किया है मुझे पैसे दिए गए, मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझे हुसैन नवाज ने बुलाया। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्रीमैच्योर है मुस्लिम लीग का ये फैसला, लेकिन मैं उनको समझती भी हूँ। अच्छा, देखिए इस वक्त मुस्लिम लीग जो है, एक होता है कि जी है हेडलेस, एक होता है लीडरलेस, एक होता है एवरीथिंगलेस। इस वक्त एक लीडर उनका बैठा हुआ बाहर इंग्लैंड में, वो कहता है मैं नहीं आऊँगा, जो मर्जी हो जाए, और मिन्नतें कर करके वो बाहर भागा है। उसके बाद एक लीडर जो यहाँ आया किसी और बहाने या किसी और धोखे में, वो छुप गया, सारी दुनिया का कोरोना ठीक हो गया है, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने कोरोना की वजह से बाहर नहीं आना, मैंने कंप्यूटर के सामने बैठ के लीडरी करनी है। और तीसरी जो उनकी लीडर है वो तो आपको पता है कि वो गायब है, अंडरग्राउंड है, खामोश है। तो इस सीन के अंदर जब उनके 3 मेन बंदे जो हैं जिनको लीड करना चाहिए, चाहे अदालत में, अदालती फैसलों में, चाहे असेंबली में, सड़कों पर तो खैर वो आते ही नहीं है। बट क्या पता आज के फैसले के बाद चीजें एक ऐसे रुख पर हमें नजर आए कि वो जो बाहर बैठे हुए जिनकी आप बात कर रही हैं उनकी वापसी का रास्ता हमवार हो जाए। मेरा ख्याल है मैं पार्टी के साथ मेरी हमदर्दी है, क्योंकि देखें एक्सपेरिमेंट्स अच्छे नहीं होते। ये इनकी पार्टी के मुतालिक बेचारे मशहूर है कि ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं, और जैसे इक़्तिदार निकलता है ये सुरूर पैलेस और सरे पैलेस और ये जद्दा और दुबई और लंदन भाग जाते होते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब आए थे, उसके बाद ये अंडरग्राउंड चले गए। सो मसला एक्चुअली ये है कि ये जज अरशद साहब की जो जजमेंट है, जो अदालतों की जजमेंट्स, जब इनको कई दफ़ा तो इनको अदालतें लगती है कि वो 5 बुत जो बैठे हुए थे, आपको याद GT रोड पे जो सारी मूवमेंट हुई थी मुझे क्यों निकाला वाली, उसमें वालिद ने और बेटी ने कहा था कि 5 बुत जो है उठा के बाहर फेंको। उस वक्त वो जज बहुत बुरे थे। फिर जब ऐसी जजमेंट आती है तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो जस्टिस कयूम वाली आदत पड़ी हुई है ना, कि अगर आप एक फ़ोन करें और कह दें कि भाई इसको दबा दो तो वो दब जाता था, फिर इसको कह दें कि उसको निकाल दो वो निकाला जाता था। अब उनको समझ नहीं आ रही कि किस फैसले को सही कहें गलत कहें, क्योंकि कई दफ़ा मिठाइयाँ बांट देते हैं, तो उसके बाद आप कह रही हैं कि प्रीमैच्योर जो है वो इंकक्शन है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आकर इसी पे मजीद थोड़ी हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये फरमाइएगा, एक तो पहले ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अब इस मामले को अदालत में कैसे लेकर जा रही है, सज़ा कलअदम करवाने के लिए क्या लाहे अमल है, जिस पे आज ऑब्वियसली डिमांड तो आप लोगों की है कि अदालत को खुद ही जज की बरतरफी के बाद ये फैसला भी ख़त्म कर देना चाहिए। और दूसरा, मैं सेनेटर शिबली फराज साहब का ये ट्वीट है, ये आपके सामने रखती हूँ, जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से उन्होंने बात की है कि कल्चर आप लोगों से जो है इसका आगाज़ हुआ था, एंड आई एम श्योर वो माजी की जो मिसालें जो हम पहले बात कर रहे थे, मलिक कयूम वगैरह, वहाँ इशारा कर रहे हैं कि जज अरशद मलिक की बरतरफी उस दौर का ड्रॉप सीन है जब जजेस को हवारियों के जरिए ब्लैकमेल किया जाता था। मुस्लिम लीग नून और इसकी क़यादत को माफिया सोच की खसूसियात, ब्लैकमेलिंग और करप्शन की सरपरस्ती पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रोड्यूसर साहब अगर दिखा देते ट्वीट तो बड़ा अच्छा हो जाता। बहरहाल जावेद अब्बासी साहब, ये ट्वीट किसका था जी? शिबली फराज साहब। देखें जी, बात यह है कि अभी देखा आपने कि दिलीप साहबा कितनी ज्यादा आज वो अपसेट थी, किस तरह वो आज रो रो के बातें कर रही थी, किस तरह वो आज ताने दे रही थी। उन्हें ये चाहिए था कि अरशद मलिक साहब का केस ही तो नहीं लड़ना चाहिए था। अरशद मलिक का तल्लुक कोई PTI से नहीं था। अरशद मलिक कोई PTI का, इमरान खान का कोई वर्कर नहीं था जिस तरह ये आज डिफेंड कर रहे हैं। इनको आज गुस्सा किस बात का है कि ये इस मुल्क में इंसाफ होते नहीं देख सकते। इनका
पूरा ख्याल था कि किसी न किसी तरह ये अभी इरफान कादिर साहब ने सारी डिटेल बताई है, मैं उसकी बहस में नहीं जाता कि किस तरह इन केसेस में सजा दिलवाई गई है, किस तरह रूल ऑफ जो पूरा प्रोसीजर था उसको बाईपास किया गया है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे केसेस की पहली दफा नैब के केसेस में खुद सुपरविजन की है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद नैब के ये केसेस बनाए गए हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई अकाउंटेबिलिटी का जज ये कहता है कि मेरे जमीर पे बोझ है, मुझसे जबरदस्ती फैसले कराए गए, मैं ये फैसले नहीं करना चाहता था, मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह थे, तो आज होना ये चाहिए था कि आज ये पीटीआई की जो मेरे साहब ये खुश होती है, कहती है कि रूल ऑफ लॉ की फतह हुई है, लेकिन आज ये गुस्से में है, आज ये चिल्ला रही हैं, आज ये बहुत मुश्किलात में नजर आ रही है। अगर ये हमारा कंसेप्ट होगा तो हम किस तरह आगे चलेंगे, किस तरह। लेकिन आप ये बात मानते हैं, वो कहते हैं कि एटलीस्ट उस दौर का ड्रॉप सीन जरूर हो गया कि जब हवारियों के जरिए ब्लैकमेल हो जाते थे जजेस। ये आज का फैसला आपको लगता है कि उस जाने पहला कदम है या नहीं? अभी और बहुत सारी जी मैं कहता हूँ कि हुकूमत में, इनके पास हुकूमत है, ये जो मर्जी है बेहतरी करें, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, अगर आप सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करेंगे, अपने अपोनेंट को ऊपर केसेस बनाएंगे, उन्हें नैब के जरिए सजा देंगे, पाकिस्तान में अफरा तफरी में लाएंगे, अपना सियासी स्कोर अदालतों में लेके आएंगे और नैब के जरिए सेटल करेंगे और एफआईए के सेटल करेंगे, ये मुल्क की खिदमत नहीं है, ये एक नई जमात है। काश ये सीखते, इनको पता होता कि जिस तरह इन्होंने नैब को गलत इस्तेमाल किया है, जिस तरह ये अदारों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने इस अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस सारा डिस्प्यूटेड बना दिया है, जिस तरह आज अकाउंटेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं अदालतों में और सारे मीडिया और दुनिया में तमाशा बना दिया गया है। इनसे हम कहते हैं कि हमारी खामियां को छोड़ें, ये देखें कि इनकी प्रोग्रेस क्या है, इन्होंने मुल्क को कहां पहुंचा दिया है, इन्होंने पीआईए के साथ क्या अशर किया है, इन्होंने मुल्क की इकॉनमी के साथ क्या अशर किया है, इन्होंने जो पाकिस्तान के लोगों से वादे किए थे वो कहां पहुंचाए, उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से लेकर गाली, शाम तक गाली जरूर दे देते हैं, बुरा भला बात ज्यादा क्या रख सकते हैं। इससे मैं उसका जवाब लूंगी, लेकिन ठीक है, मैं अनलीब साहिबा से उसका जवाब लूंगी, लेकिन पहले इरफान कादिर साहब, क्योंकि ये बात हुकूमत की तरफ से हो रही है, आज कुछ हुकूमती तर्जुमानों के ट्वीट्स भी मैंने जिक्र किया, अनलीब साहिबा ने भी उस केस का जिक्र किया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में वो कहते हैं कि जी बरी करने वाले भी यही थे, हालांकि वो पीटीआई के नज़दीक बड़ा ओपन एंड शट केस था, वो कहते हैं उसमें उनकी जो इक्विटल है वो बनता ही नहीं था। और आज ये भी नवाज शरीफ साहब को मशवरे दिए जा रहे हैं कि जी वेट कर लें, इसकी डिटेल्स, किस किस्म की डिटेल्स का वेट करने को कहा जा रहा है, क्या हो सकता है। वो कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी और गलती में आप लोग फैसले पढ़े बगैर जो हैं वो मिठाइयाँ खा लेते हैं। ये आज शहजाद अकबर साहब ने भी ट्वीट की इस हवाले से। सो ये फ्लैगशिप रेफरेंस वाले पे भी कोई असर पड़ सकता है क्या इसका? देखें, इसको आप इस तनाज़ुर में देखें कि सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने आज पहली दफ़ा मैंने इनको ये कहते सुना है कि हमें अदालतों को सियासी अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। मैं तो बड़ी देर से ये बात कर रहा हूँ कि अदालतों को सियासी अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। क्या पीएमएलएन ने अदालतों को सियासी अखाड़ा नहीं बनाया था? क्या पीएमएलएन ने पिटीशंस पीपल्स पार्टी के खिलाफ फाइल नहीं की थी? बिल्कुल की थी, और उसी के नतीजे में यूसुफ रजा गिलानी जो है उनकी वजारत उज़्मा चली गई थी। और वही चीज़ जो पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के साथ की थी, पीटीआई ने अदालतों में वही चीज़ जो है वो पीएमएलएन के साथ कर दी। तो अब मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो सियासी जो कुव्वतें हैं या जो पॉलिटिकल एलीट है, आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त के साथ साथ अब ये तजर्बा हासिल कर रही हैं। ये जो भी मुल्क में बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, ये थ्रू वोट आने चाहिए, थ्रू इलेक्शन कमीशन आने चाहिए, या थ्रू पार्लियामेंट इनको अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। और अगर उखाड़ पिछाड़ भी करनी है, हुकूमतों को गिराना भी है, तो उसका एक पार्लिमानी तरीका जो आइन में दिया हुआ उसके मुताबिक करें। तो ये जो केस है मौजूदा, ये भी एक उसी किस्म की, उसी चेकर्ड हिस्ट्री का एक हिस्सा है, उसी का सीक्वल है। और मैं समझता हूं कि ये तमाम जो फैक्ट्स अब जो बाहर आए हैं, इससे तमाम सियासी कुव्वतें जो है उनको होश के नाखून लेने चाहिए और अपने जो फैसले हैं वो खुद करने चाहिए, अपने डिफरेंसेस खुद रिजॉल्व करने चाहिए। सही। तो अनलीब साहिबा, इरफान कादिर साहब का ही मानना है और जावेद अब्बासी साहब भी जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पीटीआई को
इस पूरे मामले को, इस पूरे फैसले को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए। जिन जुडिशल रिफॉर्म्स की आप लोग बात करते थे वो हों, सियासी अखाड़ा ना बने, और जिस तरह अभी इन जज साहब की बात हो रही है, अरशद मलिक साहब, ऐसे जो किरदार मौजूद रहे हैं या हैं अदलिया में, उनका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। सो आप लोग क्या इस पर बैठेंगे बाकी अपोजिशन जमातों के साथ? क्योंकि इरफान कादिर साहब भी कह रहे हैं कि ये बाकी दोनों जमातों को तो चीज़ समझ में आ गई है, PTI भी जितनी जल्दी समझ ले तो बेहतर है आपके लिए। मैं अग्री करती हूँ कादिर साहब की कि ये इस किस्म की कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अदालतों में। लेकिन जिनकी आप बात कर रही हैं वो तो इनकी मौजूद हैं। मतलब वो जस्टिस कयूम वाली कॉल्स जो हैं, स्टाइल जो है, उसके बाद नैब देखें, इन्होंने 10 साल नैब को माशाल्लाह इतना प्रिजर्व करके रखा, उसको हिलाया तक नहीं। और कई दफ़ा प्रोग्राम्स में बैठ के कहते हैं कि जी हाँ वो तो हमने तो देखे ना, नैब को कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया। नैब ने तो काम ही नहीं किया। ये 90-95% केसेस जो अब नैब में चल रहे हैं ये तो इन्होंने आपस में किए हुए, लेकिन मुकमुका था कि अच्छा तुम केस दिखाया, ब्लैकमेल किया, उसने कहा अच्छा तुम मेरा ना करो मैं तुम्हारा ना करूं। और बार चौधरी एतजाज़ हसन और चौधरी निसार का आपको मुकालमा याद होगा, जब वो असेंबली में उन्होंने कहा कि भाई तुमने LNG के टेक के लिए, उनका मेरे पास तुम्हारी फाइलें हैं, तो वो फिर दोनों नवाज शरीफ उठे और खुर्शीद शाह उठे, उन्होंने ठंडा कराया। उन्होंने कहा क्या एक दूसरे को, दोनों ही एक जैसे हैं तो क्या करो, बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे ये। तो इन्होंने हमेशा से नैब को मफलूज करके, इदारों को मफलूज करके अपने बंदे लगा के, और सबसे अफसोस की जो बात है आप देखें 2010 से लेके 2018 ये जो आप बात कर रही हैं, मानते हैं कि ये चीज दुरुस्त, इस केस के अंदर भी शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उनकी लीडरशिप ने सोचा होगा कि क्योंकि अरशद मलिक साहब की पुरानी शनासाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप से, या नासिर भट्ट या दीगर उनके कारकुनान जो हैं वो बड़े अच्छे दोस्त या जान पहचान रखते थे अरशद मलिक साहब से, शायद यही वजह बनी हो कि इन्होंने जज बशीर साहब की अदालत से ये मामला यहाँ पे ट्रांसफ़र कराया अरशद मलिक साहब की अदालत के अंदर। लेकिन जो कुछ उसके बाद फिर उनके साथ हुआ, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी अब सबक हासिल कर चुकी है, इसीलिए आज ये बातें कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि वो कहते हैं ना, छूटती नहीं है मुँह से काफिर लगी हुई, तो आदत नहीं जाती। जब आपने 30 साल एक स्टाइल से गुजारे हो जिसमें आपने सिविल एविएशन, PIA, पाकिस्तान स्टील, आप देखिए मिफ्ता इस्माइल का बयान जरा चेक करें, मिफ्ता इस्माइल का, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस बयान में वो कहते हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि आप मेरे से पाक स्टील मिल जो है वो ले लें, PIA मैं आपको मुफ्त दे दूंगा। इनका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है। जी जी जी। क्योंकि इदारों का, और ये 2010 से लेके 2018 तक ये जितने भी 4 क्रैशेस हुए दुनिया के किसी एयरप्लेन्स इंडस्ट्री में नहीं हुए, ये जितने लोग हायर किए गए, एक पे आपको याद है PIA पे वो इन्होंने जर्मन CEO रखा था, हिल्डन ब्रांड, वो त्यारा लेके गायब हो गया था, जहाज उसने गायब कर दिया, जर्मन म्यूजियम में डाल दिया, उसके बाद उसको ECL में डाला गया, उसको ECL से निकलवा दिया नेपाल ने। उसके बाद आप देखिए शुजात अजीम साहब, चाहे PIA का मामला हो, चाहे ये केसेस हो, आदत पड़ी हुई है, वो आदत जो है वो आप कह रही कि इतनी आसानी से जाएगी नहीं। तो जावेद अब्बासी साहब, योर रिस्पॉन्स, और ये कहें फोन करके कि फैसला हमारे हक में दो, हमारे बंदे मेहरबानी करें और हमारी बात की सुनें। ओके ओके जी, इनके देखें, मैं ये कहता हूँ कि जावेद अब्बासी साहब हमें फरमाइए। मैं कहता हूँ कि मैं इरफान कादिर साहब की जो इनिशियल बात मैंने सुनी है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि पुराने वक्तों में भी गलतियाँ जरूर हुई होंगी, लेकिन ये एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए एक नई जमात आई थी, ये एक नया नारा लेके आए थे। इन्होंने कहा था कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और नई चीजें बनाएंगे। इन्होंने कहा था हम रिकॉर्ड जो है वो पुलिस में जो है रिफॉर्म्स लेके आएंगे। इन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा जो दौरानी, हम उस वक्त भी कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हमेशा से अच्छी थी, कभी रिफॉर्म्स वहाँ नहीं लाए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि वो रिफॉर्म्स हम पंजाब में लेके आएंगे। इन्होंने दौरानी साहब को लगाया और वो फिर दौरानी साहब कहाँ गए। आज इनके जो मसाइल हैं वो इनके सबसे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, इनके गवर्नेंस के इशू है। इस हुकूमत में 4 बड़े स्कैंडल आए हैं। सबसे पहले दवाइयां का स्कैंडल आया, उसके बाद आटे का आया, उसके बाद चीनी का आया, पेट्रोलियम का आया, अरबों रुपयों का डाका डाला है।
किसी को कोई पता नहीं कि वो पैसे कौन खा के चला गया है। इन्होंने सिर्फ इंक्वायरी जरूर किया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। हो सकता है कि जो आज ये बात कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक है कि पायलट की एजुकेशन ठीक ना हो, उनके लाइसेंसेस में प्रॉब्लम हुई हो, उनकी जो क्वालिफिकेशन थे उसमें कुछ डेफिशिएंसीज हुई हो। मैं उनको डिफेंड नहीं करता पायलट को, लेकिन जिस अंदाज से दुनिया में इन एयरलाइन का इन्होंने तमाशा लगाया है, आज दुनिया के बेशतर ममालिक ने कहा है कि इसका ऑपरेशन रोक दिया गया है। आपने क्या बेहतरी की? आप होता आप उन पायलट के खिलाफ एक्शन लेते, आप उनको नौकरी से फारिग कर देते, क्रिमिनल केस उनके खिलाफ जरूर रजिस्टर करते, लेकिन आप इस एयरलाइन के साथ जो आपने तमाशा किया दुनिया में, आज सारी दुनिया में हमारी एयरलाइन का लेकिन तमाशा सर ये है। एक चीज होती जरूर है कि जो भी हुकूमत में होता है उसका मौकफ कुछ और होता है, ऑपोजिशन में बैठ के जमातों का मौकफ कुछ और हो जाता है। पीआईए के हवाले से नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में थे तो उनका मौकफ कुछ और था, लेकिन बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं। अभी जिस केस की हमने खुसूसी तौर पे बात की है इसमें ये ज़रूर है कि अरशद मलिक साहब का जो डिसमिसल है वो बिल्कुल अनअवॉइडेबल हो चुका था, इनएविटेबल था, लेकिन शायद इससे वो राह जो है वो हमवार हो जाए और उसमें फिर तमाम ही सियासी जमातों को भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस रिफॉर्म्स की इस जुडिशरी में, इस पूरे निज़ाम में वो बातें करते आए हैं, क्या कोई इस जानिब अमलन इक़दाम भी उठाया गया है या नहीं। इस पे मज़ीद बात करेंगे और कुछ और टॉपिक्स भी आपके सामने रखेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जज साहब के हवाले से तो हमने बात की, अदलिया में क्या रिफॉर्म्स आनी चाहिए, आएंगी नहीं आएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय क्या है उस पर भी बात की। एक सर्वे आया है जो कि इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की तरफ से है, जो हमारी सियासतदानों के बयानात हैं या सियासतदानों के माजी के जो बयानात हैं, अभी के जो बयानात हैं, उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ इस वक्त कहाँ जा रहा है, लोगों की नज़र में क्या मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ इस वक्त उनके सामने खड़े हुए हैं। उन पे पहले तो अगर ये प्रोड्यूसर साहब दिखाएं कि जी हु कैन सॉल्व द चैलेंजेस, ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि जो चैलेंजेस हैं उनको कौन सॉल्व कर सकता है, तो ये पहली बार है 2018 के इंतखाबात से लेकर अब तक कि पीटीआई की या इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे आई है। और ये ग्राफ ख़ुद ये बात बता रहा है कि 27% लोगों ने कहा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं या वो हल जो है वो बता सकते हैं, जबकि 22% ने इमरान खान साहब का नाम लिया। इसके बाद कुछ लोगों ने ज़ाहिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से कहा 7%, ओनली गॉड, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 6% लोगों ने कहा कि सिर्फ अल्लाह ही है जो इस मुल्क के चैलेंजेस को दूर कर सकता है, और 5% ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी। तो ये 2018 के इलेक्शन से लेके अभी तक इन 2 सालों के तकरीबन अरसे में इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो 32% से 24% आई है और पीएमएलएन की 24% से 27% पर गई है। इसके बाद ये पूछा गया कि ये जो 5 साल की टर्म है ये पूरी होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या फिर फ्रेश इलेक्शंस हो जाने चाहिए। तो 57% लोगों ने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको अपना 5 साल टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारे लोगों को भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है, इदराक हो रहा है कि जो जमहूरी प्रोसेस से आई हुई जमातें हैं वो अपना टेन्योर या अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करें। और 29% लोगों ने कहा कि फ़्रेश इलेक्शन होने चाहिए। फिर जो पॉपुलैरिटी है वो हमने आपको पहले ही बता दी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कि किसकी घटी है और किसकी बढ़ी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कि लोगों की नज़र में सबसे ज़्यादा बड़ा अहम मसला क्या है इस वक्त जो उनको दरपेश है, तो उसमें 23% लोगों ने कहा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी जो है वो सबसे बड़ा मसला है। 21% लोगों ने कहा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। 14% लोग समझते हैं कि इस वक्त कोरोना जो है वो सबसे बड़ा मसला है। डिमिनिशिंग बिजनेस 11% लोगों ने कहा, यानी जो बिजनेसेस कारोबार लोगों के ख़त्म हो रहे हैं। और 7% ने कहा पावर्टी यानी कि गुर्बत। तो पहले तो अंदली बाबा साहिबा, ये जिन साहब के बारे में आप कह रही थी कि वो मुल्क से बाहर गए और फिर मुल्क से
वापस आए और कोरोना हुआ तो ऐसे लगा जैसे आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कमांडर सेफगार्ड बन के वापस आए कि कोरोना से फाइट करेंगे, तो उनकी तो पॉपुलैरिटी ऊपर चली गई। 24 से 27% लोग जो हैं वो चाह रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी वो शख्स हैं जो उनको इन मसाइल से छुटकारा दिलाएंगे। इमरान खान साहब के लिए 22% लोगों ने वोट किया। मेरा ख्याल है ये 5 सर्वेज में से एक सर्वे आपने मेरा ख्याल है 2 हफ्ते पहले देखा होगा। खान साहब 67% पॉपुलर थे। मुख्तलिफ कंपनीज कर रही हैं और मुख्तलिफ कंपनीज में अभी तक 5 में से 4 सर्वेज में इमरान खान 72% से लेकर 67% तक पॉपुलर था। नंबर 1। नंबर 2 चले, मैं कहती हूँ शहबाज शरीफ साहब को इस सर्वे के इतना नहीं डरना चाहिए। हो सकता है हिम्मत करके कोरोना में बाहर आ जाएं और आके पार्टी को लीड कर ले, क्योंकि वो ये शिकायत करते हैं कि मुझे धोखे में रखा गया है, लेकिन अभी तक वो बैठे हुए हैं आइसोलेशन में। वो नहीं, मेरी बात सुने, उनसे पहले जो उनके बाद में जो उनके साथी थे सारे, वो तो सारे आ गए थे जब इनको डिक्लेयर हुआ। उसके बाद डिक्लेयर हुआ एहसन इकबाल को, वो तो अब पार्लियामेंट में थे, अब तो 1.5 महीना हो गया, तो उनको कहें चले इससे सहारा लेके आ जाए। लीडर जो होता है ना वो मुश्किलात में सामने आता है, वो रिस्क लेता है, वो खड़ा होता है ताकि बाकी भी खड़े हो। ये तो उल्टा हिसाब है कि चले इस सर्वे को देख के ही कुछ हिम्मत कर लें, क्योंकि बहुत वाकई मुझे तरस आता है। ये सारे आए होते हैं टीवीओ पे, सही है, सर्वे को देख के हिम्मत कर लें कि अगर 27% लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं सर्वे के मुताबिक कि शहबाज शरीफ साहब सॉल्व कर देंगे। बात नहीं सुनी आपने मेरी, मुकम्मल कीजिए। पहले भी आपने मुझे काट दिया। बात यह है कि अभी बात हो रही थी इदारे तबाह करने की, तो मैं आपको ये कह रही थी कि ये कह रहे हैं बैठ के कि जी हमारे इदारों को नुकसान हो गया। इन्होंने मुझे ये बताएं कि सेनेटर जो इनके साथ बैठे हैं, इन्होंने कहा हम तो नहीं कहते कि इनको पायलट्स को बाहर निकालना चाहिए था। पायलट्स को हमने बाहर निकाला। सेनेट की कमेटी में जो हेड है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, उन्होंने कहा कि इन सारे पायलट्स को वापस रखो। ये ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि मुशाहिदुल्लाह खान साहब के भाई भतीजे सब भर्ती हुए थे पीआईए में। पीआईए का बेड़ा कर नुकसान करने वाला ये। मैं एक सवाल करती हूँ आपसे, अगर आपका या मेरा 4 क्रैशेस हुए हैं, अगर मेरा और आपका उन लोगों से जाके पूछे जिनकी दुनिया लुट गई कि जी क्या मेरा और आपको जानने वाला इस क्रैश में होता, वो कहेंगे कि नहीं जी ये चलाते रहे, इदारों को नुकसान होगा, चाहे हमारी जाने जाए। 4 क्रैश हुए हैं, हर क्रैश में इन्होंने रिपोर्ट छुपाई, हर क्रैश में इन्होंने फेक पायलट्स को हायर किया, हर क्रैश में इन्होंने लोगों के खानदान को उजाड़ा। लोग अब खड़े होके कह रहे हैं कि हमें इस खून का हिसाब दो, और ये खड़े होके कहते हैं कि हमारे इदारों को नुकसान पहुंचेगा। ये वो इदारे हैं जावेद अब्बासी साहब के इल्म में, आई एम श्योर ये बात है, क्योंकि सेनेट में उनके कॉलीग हैं, उनके पार्टी मेंबर हैं जिन्होंने ये बात की, और ऑब्वियसली रिएक्शन भी लोगों की तरफ से आया कि जनाब फेक डिग्रीज हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या डूबियस डिग्रीज हैं या लाइसेंसेस हैं, इनको नौकरियों से नहीं निकालना चाहिए। तो जावेद अब्बासी साहब ऑब्वियसली ये गलती है। अगर इनका वज़ीर एक पब्लिक में चीज़ ले आता है, एक तरफ आप ये आर्गूमेंट कर सकते हैं कि जी आप अपने तई हुकूमत जो है वो कार्रवाई कर लेती है, ऐसे लोगों को फारिग कर देती है, लेकिन जग हसाई का बायस ना बनते, चलें वो समझ में आता है। लेकिन ये भी आप माने कि फिर पिछले अदवार के अंदर ऐसे लोगों को हायर किया गया, क्योंकि बात वो पीआईए की हो गई। तो मैं चाह रही पहले आप इसको रिस्पॉन्ड कर लें, फिर सर्वे वाली बात पब्लिक होनी चाहिए। कितने प्रोग्राम मैं ये कह रहा हूं कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर किसी पायलट की डिग्री चली है, अगर किसी पायलट के पास लाइसेंस नहीं है, अगर उसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, जिस दौर में भी रखा गया बिल्कुल गलत था, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या कहाँ से आया था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी रजिस्टर होना चाहिए। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये काम हुकूमत खामोशी से कर सकती थी। इनके इस एक्शन की वजह से जिस तरह दुनिया में इन्होंने तमाशा लगा दिया है, जिस तरह एयरलाइन का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, जिस तरह दुनिया में एयरलाइन पर पाबंदी लग गई है, जिस तरह आज दुनिया में हमारी जगह सही कर दी है, उससे एयरलाइन का मुकम्मल तौर पर इन्होंने खात्मा कर दिया गया। ये अगर सुन लें, इनमें आदत भी है सुनने की। जी, अच्छा होता आदमी वो है जो दूसरों की बात भी सुन सके। इनमें कोई बात, मैं हैरान हूँ कि हमने इनकी बात कितनी चले आप कहते हैं
और ये पब्लिक साथ-साथ नहीं बीच में करते, बोल आराम रही से कार्रवाई कर लेते, एटलीस्ट नहीं, दुनिया की पब्लिक- तरफ से जो पब्लिक- सैंक्शंस लगेंगी उनका सामना ना करना पड़ता। मैं ये कहता हूँ कि ये कैबिनेट में लेके जाते, शोकस लग चुकी करते, थी सादिया। उनके खिलाफ एक्शन लेते, उनके खिलाफ वीज़ा केस ने रजिस्टर एक्शन ले करते, लिया हुआ था, लेकिन 10 इन्होंने साल से दुनिया में जो पॉलिसी। तमाशा लगाया है, ये घर का मामला इन्होंने दुनिया में फैला दिया अच्छा। है, और वो मामला अब दुनिया सारी में एयरलाइन को इतना बड़ा नुकसान घर वालों को मारी जाओ, बीबीसी ने इस कत्ल पर करी प्रोग्राम जाओ, किया उनका है, खून अपने CNN सर ने इस लो। पर प्रोग्राम किया। ये कह रहे हैं बात ये। हम कहते हैं कि ये नालायक जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं, घर वालों को मारी जाओ। इनको काम करना नहीं आता, हम ये कह रहे हैं लेकिन कि इनको ये administration का नहीं अगर पता। PMLN के दौर अभी में जो सबसे- फायरिंग हुई या पीपल्स पार्टी के जो दौर में सबसे हुई, बड़ी बात है, ऐसे मुझे जरा- उसकी मुझे भी जरा एक बात अकाउंटेबिलिटी मुकम्मल फिर करने होनी दें, कायली। चाहिए। ये जावेद अब्बासी साहब खुद मान रहे हैं कि करे फिर हुकूमत। जरूर जी जावेद अब्बासी जरूर साहब करनी मुकम्मल चाहिए, कीजिए, करे। मैं कहता हूँ हमने उनको accountability निकाला, करनी चाहिए, तो उनको शायद सजा कोई देनी उनको चाहिए, उनके protection खिलाफ दी। क्रिमिनल केस रजिस्टर करने चाहिए। लेकिन मुझे जिस तरह इनसे दुनिया में इन्होंने इससे शुजाअत एयरलाइन का कौन नुकसान थे? किया है, तमाशा जिन्होंने लगाया सिविल है, एविएशन वो का मेरा ख्याल है बेड़ा आज किया। तक किसी हुकूमत ने इतना बड़ा नुकसान नहीं किया था। दूसरी ये शहबाज शरीफ साहब का क्या मुकाबला करेंगे, crashes करवाए। जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, इस सूबे में खिदमत लाखों की है, इन्होंने इन्होंने जिस तरह का लोगों को चीफ रुलवाया मिनिस्टर है। लगाया हुआ है, जी। जिस तरह के वो कह रहे हैं governance 27% के issue में, तक जिस अगर इस तरह सर्वे इन्होंने के मुल्क को मुताबिक लूटा है। चला गया है उनका मैं समझता हूं कि पॉपुलैरिटी आज- ग्राफ ऊपर, आज तो वो कह रहे हैं बाहर आ जाए, पाकिस्तान के ये किसी कह रहे भी सर्वे से पूछ ले, आज सबसे ज्यादा अगर इस हुकूमत के लिए लोग चोली उठा उठा कर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हम इसको छुटकारा दे। इन्होंने इस मुल्क की इकानमी तबाह कर दी है, इस मुल्क के अदारे तबाह कर लिए, ठीक है। जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। सिर्फ एक काम किया है, वो ये काम था कि गाली लेते हैं, इल्जाम लगाते हैं, बुतान लगाते हैं। इसके अलावा ये बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। वो खानदान देखें राइट जो सर, आई जिनके हैव टू crash वाइंड अप हुए, वो इनको अनफॉर्चुनेटली क्या मेरा रहे टाइम हैं? खत्म। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब और अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।